नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जी। स्वागत है आपका। आज तक में दो बड़ी रैलियां हुई आज, एक नरेंद्र मोदी की बेंगलोर में और राहुल गांधी की दिल्ली में। जनता का जो रिस्पॉन्स था, भीड़ थी, कोई तुलना ही नहीं है राहुल की रैली में और मोदी की रैली में। मोदी की रैली में लाखों का हुजूम आता है, राहुल 10 मिनट बोल के बैठ जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो जनता का रिस्पॉन्स बड़ा ठंडा लगता है। क्या आपको चिंता हो रही है कि मोदी के मुकाबले राहुल बहुत फीके पड़ रहे हैं? मैं दो फंडामेंटल अंतर दोनों की रैलियों की तुलना में बता दूं। राहुल जी की जो रैली है वो एक प्रकार से सभा है और सीरीज में हो रही है और चुनाव सभा के तौर पर हो रही है और लोकलाइज्ड इश्यूज पे ही नहीं बल्कि एरिया भी ये देखा जा रहा है। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी, इस हिसाब से हम पॉकेट वाइज कर रहे हैं। और जो श्री मोदी की रैलीज हैं, भाजपा पूरे स्टेट से, और स्टेट से तो छोड़िए, गुजरात से 4-5 हजार का उनका जो मैनेजमेंट का हजूम है। तो श्री मोदी की रैली जो है वो मैनेजमेंट पर आधारित है। ये तो मतलब निराधार बात है। जनता भीड़ देखती है, जनता आयोजन देखती है, जनता देखती है कि कहां पे ज्यादा रैली में जोश था। राहुल गांधी की रैली में तो लोग ठंडे होते हैं, मोदी की रैली में लगता है कि बड़ा जोश है। देखिए, सत्यता बिल्कुल विपरीत है। मैंने दोनों की रैलीज देखी है। मैंने अपनी आंखों से दोनों की रैलीज देखी। आपने राहुल जी की रैली जो छत्तीसगढ़ में हुई है उनको नहीं देखा, उनमें किस तरीके का जोश था। यूपी में कुछ रैलियों में चूंकि भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई, कांग्रेस पार्टी को राहुल की वो रैलियां कैंसिल करनी पड़ी कि दिन में एक रैली होगी। कुछ जो रैलीज प्लान थी वो कैंसिल करनी पड़ी। ये एक प्लान कैंपेन है। जबकि हकीकत ये है कि 3 रैली उनकी हुई और बहुत अच्छी रैली हुई। बल्कि जो रामपुर की रैली थी उसमें तो मैं भी था, उसमें करीब 2 लाख लोग आए थे। और जबकि उसके बाद जो रैली रखी गई थी उनको इसलिए चेंज करना पड़ा डेट्स को, जो है उस डेट में त्यौहार पड़ रहे थे, मुस्लिम्स के भी त्यौहार पड़ रहे थे, हिंदुओं के भी त्यौहार पड़ रहे थे। तो प्रदेश इकाई ने कहा कि भाई इसकी डेट बदलनी पड़ेगी। तो लोगों ने ये कह दिया कि साहब इसको भीड़ के साथ जोड़ करके देख लिया, आप रामपुर की रैली को देख लीजिए और आप तुलना कर। राहुल जब भाषण देते हैं विज्ञान भवन में, उन्होंने दलितों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी से उन्होंने गरीबी को तोल कर देखा। अब ये किसको समझ में आता है जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी? नेता को ऐसी बात बोलनी चाहिए जो जनता जनार्दन को समझ में आए। जो भी लोगों के बीच में वो बात करते हैं, उनकी समझ में एक सीधी बात आती है कि ये व्यक्ति हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए चिंतित है, क्योंकि वो उस दलित की। आप अलग बात कर रहे हैं, मैं अलग बात बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो बात बोलते हैं वो जनता की भाषा में नहीं होती, जनता को जो समझ में आती है वो नहीं होती। एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर। अब आप साइंटिस्ट से बात करें, टेक्नोक्रेट से बात करें, तब आप इस तरह की बात करें तो समझ में भी आता है। एक लीडर जिसके पास विजन होगा वो दोनों का समन्वय करेगा। जो साधारण बोलचाल है, साधारण बातें हैं जो उसके समझ में सीधे सीधे आ रही हैं, उसकी बात भी करेगा। जो आगे के लिए एक रोड मैप देना है उसकी बात भी करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी के पास रोड मैप कुछ है नहीं, आगे के लिए कोई विचार नहीं है उनके पास, उनके पास अपनी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो हैं उन बातों को कहते हैं जिन पर उस समय ताली बजाई जा सकती है। तो उस समय बजाई जाने वाली तालियों वाली बात का एक अपना अलग तरीके का असर होता है। वो एक प्रकार से ये समझ लीजिए, जो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंगें हैं वो कोई ठर्रा पीने वाला हो तो ठर्रे का असर है। जो राहुल गांधी जी की बातें हैं वो लोगों को एक रास्ता बताती हैं आगे। आपने भाषण के कले की बात की, लेकिन यहां तो लगता है कि राहुल गांधी में कोई कला है ही नहीं भाषण देने की। जिस तरीके से मोदी बोलते हैं और राहुल की तुलना करें तो राहुल की स्पीच तो ठंडी नजर आती है। नहीं, अब नरेंद्र मोदी जी का और मेरा राजनीति का एक्सपीरियंस करीब बराबर होगा। लेकिन वो आरएसएस की उस क्लास से आए हैं जहां लोगों को प्रचारक के तौर पर तैयार किया जाता है, जहां लोगों को किस तरीके से प्रचार करके थोड़ी देर के लिए उन्माद पैदा किया जा सकता है, वहां से आए हैं। तो राहुल गांधी ने तैयारी क्यों नहीं की? राहुल गांधी ऐसे ही सर पे आके पैराशूट पे आके बैठ गए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और यदि आप कहेंगे हरीश रावत बोले, तो मैं अपने 40-45 साल के लोगों के बीच में जो काम करने का दर्द है वो उसके साथ बोलूंगा।
मैं उस दर्द को तो कुरेद सकता हूं, उस दर्द को मैं आगे बढ़ाने का काम कर सकता हूं। तो राहुल गांधी उस दर्द को कुरेदते हैं, गरीबों के, आम आदमी के, भारत के, हमारे जो देश की आवश्यकताएं हैं उनको कुरेदते हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं उस बात को कुरेदते हैं जिससे कोई राजनीतिक तात्पर्य क्या निकाला जा सकता है। एक समय विशेष पर आप थोड़ी देर के लिए ताली कैसे बजा सकते हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया कि आईएसआई मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित मुसलमान हैं उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि यह बयान ठीक नहीं था, राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं जयराम जी ने क्या कहा, किस प्रसंग में कहा, मैंने देखा नहीं है। मगर मैं एक बात सीधी बात कीजिए ना, मतलब ये तो आप ऐसी जवाब देने को बात थोड़ी हुई है। मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ और आपकी आंखों में क्या कहते हैं, आंख मिला, नजर मिला करके कह रहा हूँ इस बात को। आप मुझे एक बात बताइए, और मैंने इस बात को मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप घृणा की राजनीति करेंगे भारत जैसे देश के अंदर, नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, घुमाइए नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो बयान था वो ठीक था कि नहीं। मैं घुमा कह रहा हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि राहुल जी ने यही कहा कि कुछ लोग घृणा की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। तो आप और हमको एक बात समझनी है, यदि ये राजनीति होगी तो क्या भारत के दुश्मन उसका फायदा नहीं उठाएंगे? आप कोई दूसरी बात निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि आईएसआई मुजफ्फरनगर में पीड़ित मुसलमानों को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है। क्या इस तरह का बयान ठीक है? मेरा अगला सेंटेंस तो कंप्लीट होने दीजिए। क्या यदि ऐसी स्थिति जैसी मुजफ्फरनगर में पैदा की गई, जिस तरीके से वहां हिंसा थोपी गई, तो उसका फायदा क्या भारत के दुश्मन, जिसमें आईएसआई भी सम्मिलित नहीं ले सकती है? कोई इनकार कर सकता है? मुझे बताइए ना, कोई जो इनकार करे वो बताए। तो आप कह रहे हैं कि बयान ठीक है क्योंकि मुसलमानों में बड़ी तेज प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर। इसीलिए इस बात को जब कहा गया तो लोगों को समझाया गया, और जो मुसलमान भाई भी हैं वो भी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2014 के चुनाव के लिए कौन है? मोदी लगातार ललकारते फिर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि मोदी बनाम कौन है। दम राहुल में तो आए मैदान में। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं इस समय, हमारा बहुमत है संसद में, और जब प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनके प्रधानमंत्री नहीं है, वो ये तय कर सकते हैं। बल्कि सवाल तो ये उठना चाहिए कि जो लीडर अपोजिशन है इस समय, जिसको ये कहा जा सकता है कि सी और ही इज द पीएम इन वेटिंग, उसकी क्या भूमिका अब रह गई है? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उसकी क्या भूमिका? ये आपकी स्ट्रेटेजी है। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने पूछा कि क्या मनमोहन सिंह 2014 में आपके प्रधानमंत्री होंगे अगर जीतती है कांग्रेस पार्टी? तो मेरी बात सुन रहे हैं आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ और देते हैं। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि 2014 में ये हरीश रावत या सांसद ही निर्णय नहीं करेंगे, बल्कि देश ने भी इस बात का निर्णय कर लिया है, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो श्री राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। पर राहुल गांधी तो नहीं कह रहे, आप ये चाहते हैं जनाब। राहुल गांधी ने कहा है कि वो पीएम बनने को तैयार है। नहीं, राहुल गांधी जी ने इसलिए नहीं कहा कि हमारे आज प्रधानमंत्री हैं, सरकार काम कर रही है। तो यदि कांग्रेस 1 साल पहले कह दे, 6 महीने पहले कह दे, या चुनाव से पहले कह दे, तो इसका अर्थ है जो इस समय की सरकार है वो एक प्रकार से लेम टक गवर्नमेंट हो जाएगी। तो आप देश के गवर्नेंस की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उस पार्टी से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी ने आज तक हरीश रावत जी आपको कभी भी कहा है कि वो पीएम बनने को तैयार है? आप कैसे कह सकते हैं कि 2014 में पार्टी जीती है तो वो होंगे पीएम? हो सकता है कि एक और नया मनमोहन निकल के आ जाए। जिस तरीके से वो परिश्रम कर रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस परिश्रम के साथ वो रोड मैप उनको कहाँ लेकर के जाएगा? जाने। और सोनिया गांधी ने परिश्रम किया, बना दिया मनमोहन सिंह को। ये नेहरू गांधी परिवार की हमेशा बड़ी खासियत रही है। राजीव गांधी जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे तो उस समय उन्होंने देश भर में घूम करके देश को समझा। नेहरू ने भी देश को समझा, नेहरू जी के साथ इंदिरा गांधी जी ने देश को समझा, क्योंकि इस देश की अलग तरीके की विभिन्नताओं को, इसकी समस्याओं को, इसके विरोधाभासों को समझना किसी भी भविष्य के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और राहुल गांधी जी ने उस काम को अपने कंधों में लिया और बड़ी मेहनत के साथ इस तरीके से एक दिन 2 दिन किसी दिन पर्यटन पर पहुंच जाना, सैर सपाटा करना, क्या ये काफी है? जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जमीन से उठकर आए हैं, वहीं राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि जैसे आपने खुद कहा
कि वो पर्यटन कर रहे हैं देश भर में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का उनका दौरा चल रहा है, कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहां, बाद में छुट्टी मनाने के लिए यूरोप चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारत में पकड़ बन सकती है किसी नेता की? एक बड़ी अजीब सी बात है हाँ। कि यदि नरेंद्र मोदी कहीं 1 घंटे के लिए जाते हैं तो भारत को समझने के लिए जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वो श्री कई राहुल गांधी पिछले 30-40 दशक में वो घूम घूम के हिंदुस्तान को समझे। श्री राहुल गांधी जो उनसे काफी यंग हैं हाँ। और वो गरीब की झोपड़ी में रात बिताते हैं, गरीब के साथ खाना खाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, नौजवानों के साथ अचानक जो है जा करके उनके बीच में उनकी समस्याओं को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक नेता बता दीजिए, इंक्लूडिंग मीडिया डार्लिंग नरेंद्र मोदी, जिसने 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 जिसमें मेरी पार्टी के नेतागण भी सम्मिलित हैं, जिसने पिछले 10 सालों के अंदर या 8 साल के अंदर जितनी सभाएं, जितनी लोगों के साथ इंटरेक्शन श्री राहुल गांधी ने किया, आगे निकल करके लोगों के बीच में जाकर के इंटरेक्ट किया, पर लोगों का कहना है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक दिन भट्टा परसौल जाते हैं, इतनी बड़ी बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, वहां पे कोई बात करते हैं, चले जाते हैं, झारखंड जाते हैं, कुछ बात करते चले, किसी भी चीज को वो फॉलो अप नहीं करते। आप किस रूप में देखना चाहते हैं? ये भट्टा परसौल गए, वहां पर कहा कि यहाँ कंकाल हैं, रेप हुए हैं, पता चला कि वो ना कंकाल है ना रेप हुए हैं। उड़ीसा में आदिवासियों के बीच में गए, 2 कानून देश को मिले। एक कानून मिला जिसमें आदिवासियों के जो हक हकूक हैं जंगलों में, उनको कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसको संशोधित करके, और दूसरा मिला भूमि अधिग्रहण के कानून को संशोधित करके। एक नौजवान के इस कंट्रीब्यूशन को आप कोई हल्का समझ रहे हैं? अब ये बताइए कि ये जो 2 कानून बने, इनका पूरा श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन सरकार अगर कुछ गड़बड़ कर जाए, कोलगेट हो जाए, 2G हो जाए, CWG हो जाए, उसमें राहुल गांधी का कहां पे योगदान रहा? देखिए, सरकार का अपना काम है। हाँ। और सरकार को अपने तरीके से क्रेडिट मिलता है। तो वाहवाही लूटने की कतार में सबसे आगे राहुल गांधी, अपने तरीके, जहां पर कोई दिक्कत हो जाए आप कीजिए आगे मनमोहन सिंह को। अपने तरीके से जो सरकार का क्रेडिट होता है उसको कोई उसे नहीं हटा सकता है। कैटलिस्ट की जो भूमिका होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप चीजों को इस तरीके से बनाते हैं, तैयार करते हैं कि वो चीजें हों। तो राहुल गांधी ने इस देश के अंदर अपने बहुत थोड़े समय के काल के अंदर बहुत सारी चीजों को ऐसा बनाया कि चीजें घटित हुई। तो ये खासियत किसी और नेता के अंदर मुझे नहीं दिखाई दी है। इसलिए मैं आज कह सकता हूं कि भविष्य धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आने उसकी बागडोर जो है राहुल गांधी जी के हाथों में होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बड़े तरीके से अमित शाह की टेप्स को उठा रही है, जिसमें वो एक पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, एक लड़की को फॉलो करने के बारे में ऑर्डर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद उनका बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी बने रहना, उत्तर प्रदेश चुनावों का इंचार्ज बने रहना, क्या आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, अमित शाह का उत्तर प्रदेश में भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बनना ही इस बात का प्रमाण है कि क्या डिजाइन, जिसको इल डिजाइन कह सकते हैं, क्या खराब मंसूबे श्री मोदी के दिमाग में हैं। क्योंकि अमित शाह गुजरात के अंदर गृह मंत्री कम थे, उनके हिटमैन ज्यादा थे, और उन्होंने हर मामले के अंदर जो कुख्यात रहे हैं उसमें श्री अमित शाह का नाम कहीं से घूम करके आता है। और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद जिस तरीके से सीरीज ऑफ कम्युनल टेंशन, कम्युनल फ्लेयर अप, कम्युनल झगड़े हुए हैं जो मुजफ्फरनगर में जिसकी शर्मनाक हद हुई है, तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल प्राण तरीका है। और श्री मोदी से उनकी निकटता किसी से छिपी नहीं है। अब ये जो लेटेस्ट मामला आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें आप कई देश के न कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, टेलीग्राफ एक्ट से लेकर कई कानूनों का जो है। यदि देश का, राज्य का गृह मंत्री एक पुलिस अफसर को, GL सिंघल नाम जिनका है, उनको आदेश देते हैं कि आप अमुक लड़की जो एक आर्किटेक्ट है, यंग लड़की है, आप इसके फॉलो करिए जहाँ जाए, आप उसको फॉलो करवाते हैं, उसके रिश्तेदारों के फोन टैप करवाते हैं,
उसके मिलने वालों के फोन टेप करवाते हैं। क्या उद्देश्य है? आपके हिसाब से क्या उद्देश्य? नहीं, जब वो अधिकारी पूछता है कि क्या साहब ऐसा करना है, ये तो बड़ा गंभीर बात है, तो वो कहते हैं नहीं, साहब का आदेश है। और अमित शाह के साहब कौन है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। यदि मैं नाम लूंगा तो आप मुझसे कहेंगे कि हरीश रावत इसलिए नाम ले रहा है क्योंकि मोदी उनकी पार्टी को चुनौती दे रहा है। लेकिन हकीकत ही है, अमित शाह के आदि भी वही हैं, अंत भी वही है, साहब भी वही है। और वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कहते हैं कि आप इनकी खुफिया मोदी का कहना है कि साजिश है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो हार रही है, इस वजह से एक के बाद एक कर मोदी के खिलाफ षड्यंत्र किया जाए। देखिए, कोई नहीं कहेगा कि ये Cobra.com और दूसरे जिन्होंने ये सब चीजें ट्रैक की हैं वो कांग्रेस के मित्र हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें जो है हमारे खिलाफ भी आगे आई हैं। हमारे देश में एक बड़ी परंपरा, और भाजपा में ये परंपरा है, कोई चीज यदि कांग्रेस के विरुद्ध आ रही है, निकल रही है, तो उसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि यदि आरोप भी है तो आरोप नहीं बल्कि अपराध, वो कहते हैं सिद्ध अपराध है। और यदि भाजपा के खिलाफ कोई उनके नेता के खिलाफ आ रही है तो वो कहते हैं यह कांग्रेस का षड्यंत्र है। इसलिए श्री मोदी ने क्या कहा, उन्होंने वही कहा जो भाजपा की सोच है। मगर इसमें ये साहब है कौन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है श्री अमित शाह के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। और इसलिए सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं वो भी चीख चीख करके कह रही है। वो एक आईएएस ऑफिसर से लड़की मिलती है, वो सस्पेंड होता है। बंजारा से वो मिलती है, बंजारा भी अनंतोगत्वा सस्पेंड हो जाता है। तो ये क्या बताता है, सारी बातें जो है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसमें जो बहुत गंभीर चीज को, एक गंभीर साजिश को तो आप कह रहे हैं कि जो कि गृह मंत्रालय भी आप ही की पार्टी के तहत आता है, तो आप कह रहे हैं कि आपकी राय होगी शिंदे साहब को कि केस दर्ज करें अमित शाह के खिलाफ इस मामले में? नहीं, इसमें गुजरात पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए। यदि श्री नरेंद्र मोदी अपने को बिल्कुल दूध का धुला सिद्ध करते हैं, जैसा वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल पवित्र से भी ज्यादा पवित्र हूं, तो वो अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करवाएं, एफआईआर दर्ज करवाएं। नहीं तो? और नहीं करवा रहे तो कहीं गड़बड़ है। तो फिर वो साहब जो है बिल्कुल इंगित है। तो हमारी अंगुली नहीं बल्कि आपका मन भी कह रहा होगा कि ये व्यक्ति, ये साहब और कोई नहीं हो सकता श्री मोदी के। अच्छा, खत्म करने से पहले हरीश रावत जी हमें ये बताइए कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ना बनाए जाने का कितना मलाल है आपको? क्योंकि लगातार ये बात होती है कि विजय बहुगुणा को हटाया जा रहा है, हरीश रावत को लाया जा रहा है, ये बात होती रहती है, लेकिन अब तक ये रूमर भर रही है। आपको लगता है कि आपको ना बनाना कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी चूक थी? देखिए, पार्टी, सीधी बात कीजिएगा, बोल बटोल मतलब विदेश मंत्रालय टाइप का जवाब मत मैं सीधी बात कह रहा हूँ। देखिए, यह हक पार्टी का होता है कि किसको वहां पर प्लेस करें, किसको भेजें करके। और जहां तक रहा हरीश रावत को कैसा लगता है, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसका फल जरूर चाहेंगे। मगर पार्टी ने जो काम सौंपा, हम उससे भी संतुष्ट हैं। और आप देख रहे हैं, घूम घूम करके पार्टी के आदेशों का पालन करते हैं, उसका ढोल पीटते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। हरीश रावत जी, सीधी बात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हरीश रावत से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के jariए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।